drum, if we use, other pupils are not understand what is quinsy actually. The other name of quinsy is a peritonsillar abscess. Peritonsillar abscess. So you should not be confused with these two names, quinsy and the peritonsillar abscess. If we are going to a definition side, the simplest definition is that collection of abscess in peritonsillar space is called peritonsillar abscess or quinsy. Very simple. Very simple. Quinsy. The other word you have must be in mind that it is a complication of tonsillitis. It is a complication of a tonsillitis. So 2-3 words are in your mind. One thing, if anybody can you ask you what is quinsy, your reply is that it is a complication of a acute tonsillitis. You are right. Second one is the collection of pus in the peritonsillar space is called quinsy. You are right. और जब पेरिटॉन्सिलर की खुद पूछे तब भी आप यही बता सकती हैं, लेकिन एक्यूरेट क्या चीज है? बिल्कुल ये आपका टॉन्सिल है, आलमंड शेप का। इसमें मल्टीपल क्रिप्स होते हैं। एक होता है इंट्रा टॉन्सिलर क्लेफ्ट और क्रिप्टा मैग्ना। ये इन्फेक्शन जो है थ्रू क्रिप्टा मैग्ना के बनता है या इंट्रा टॉन्सिलर क्लेफ्ट के थ्रू बनता है इसका इन्फेक्शन। और ये अपर पोल है इसका, ये लोअर पोल है। अपर पोल जो है वो टॉन्सिल के करीब है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपर पोल है ये इसके अंदर जब इन्फेक्शन होता है तो क्या होता है, जो इन्फेक्शन ट्रेवस करके इस कैप्सूल और यहाँ होता है सुपीरियर कंस्ट्रक्टर मसल, यहाँ पर पस फॉर्मेशन बनती है। क्या बनती है? पस फॉर्मेशन। सो दूसरे लफ्जों में सर, इट इज अ कलेक्शन ऑफ पस in between the capsule of the tonsil and the superior constructor muscle. Is called quinsy. Is called quinsy. So now you have well understand that what is quinsy. Now the thing is arise about the causes. Cause of a quinsy. Causes of a quinsy or peritonsillar abscess. You know the causes is actual the same: Streptococcus, Staphylococcus, Pneumococcus, gram bacteria, aerobic and non-aerobic. These are the bacteria, especially that which which are going to cause of tonsillitis. The same thing. Same thing. Same thing is behind that. And you know the causes is same here, and route of infection in front of you, affected area in front of you, which part of disease in front of you. These are the actual figure where we have clear our mind that what is quinsy. Now the thing is which is very terrible or very horrible, that are the actual symptoms and signs. Symptoms and signs. This is actual very alarming. There is a severe pain. Trismus, unable to open the mouth. मुंह नहीं खोल सकता। किस डर से? पेन। ट्रिस्मस होगी मसल
जो यहाँ पर है टेरिगॉइड मसल, उसके अंदर जो है ट्रिस्मस पैदा होगी, हल्का सा खोलेगा, आहा, कान में दर्द जाएगा, ऊपर जाएगा, मैंडिबल का सारा मूवमेंट करने से इसको तकलीफ होगी, अनएबल, ठीक है। और दूसरा वर्ड है ओडाइनोफेजिया, डेवलप हो जाएगी। एक होता है डिस्फेजिया, एक होता है ओडाइनोफेजिया। डिस्फेजिया सिंपल है, डिफिकल्टी इन सॉल्विंग, और ओडाइनोफेजिया क्या है, पेनफुल सॉल्विंग। पेनफुल सॉल्विंग होगी, क्या होगी, पेनफुल सॉल्विंग। टेम्परेचर हाई ग्रेड 104 with shivering chill, टेम्परेचर होगा इतना। There is dribbling of saliva from the angle of mouth. Why? Because unable to swallow. और हम जब सालो करते हैं तो अपना सलेवा खुद खाते रहते हैं, उसके अंदर उसका क्या होगा कि ऐसे रुमाल पकड़ा होगा, धड़ाधड़ गिर रहा होगा, क्योंकि वो ऐसे कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। फिटेड माउथ स्मेल, मुंह से स्मेल आ रही होगी अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से। अगर हम इसको एग्जामिन करने की कोशिश करेंगे तो हम देखेंगे कि साइन में यूविला स्वेल होगा, साफ प्लेट पे स्वेलिंग होगी, बल्ज होगा, टॉन्सिल एंगल्फ हो जाएगा, इस स्वेलिंग के अंदर एंगल्फ हो जाएगा, और ये एंगल्फ क्या करेगा, यूविला को पुश कर देगा वन साइड पे, यूविला को पुश कर देगा वन साइड पे। तो ये हमें वहां पर साइन मिलेगी जब हम मुंह को किसी अंदाज में प्यार मोहब्बत से समझाकर उसको ओपन कराएंगे, कि थोड़ा खोले, नहीं होगा, थोड़ा समझा के देखने की कोशिश करेंगे। तो these are the sign and symptoms from patient. पेशेंट में साइन भी मिलेगी और हमें सिम्पटम्स भी मिलेंगे। तो इस किस्म के साइन और सिम्पटम्स मिलेंगे जिसमें सीवियरिटी की इंतहा पेन होगी, पेन, ठीक है। फिर टेम्परेचर आ गया, उसके बाद ट्रिस्मस आ गया, ये सारी है डिफिकल्टी इन सॉल्विंग, ओडाइनोफेजिया, ये सारी चीजें आपको इस पेशेंट में मिलेगी जो कि क्विंसी और पेरिटॉन्सिलर एब्सिस का पेशेंट होगा, ठीक है जी, पेशेंट होगा, ये चीजें हमें मिलेगी। ऐसे लोगों का जब हम ब्लड सीपी कराएंगे रूटीन में तो आपको पता है कि इन्फेक्शन होगा तो न्यूट्रोफिल्स जो है बढ़ जाएंगे, न्यूट्रोफिल जो है इनके बढ़ जाएंगे। और ऐसे लोगों में हमें हिस्ट्री मिलेगी कि ये डायरेक्ट हुआ या आपका गला खराब होता रहता, तो बताएगा कि पहले भी 3 महीने पहले, फिर 2 महीने बाद मेरा ऐसे गला खराब हो, उसके बाद जो है ये चीज मुझे डेवलप होगी, ये चीज मुझे डेवलप होगी। तो ये चीजें आपको मिलेगी इस क्विंसी के अंदर, ठीक है जरा। अब चीज ये पैदा होती है इस क्विंसी की कि अगर इसका इलाज ना किया जाए तो फिर क्या होगा। अब है यहाँ पर मसला, ठीक है जनाब। ये चीजें तो आ गई हमारे पास, डिजीज सामने आ गई, उसकी जो है सच्चाई, उसकी जो है विशेष सामने आ गई कि क्या करेगी। लेकिन ये चीज है ना पहुंचे, देर हो जाए तो क्या मसले क्रिएट होंगे हमारी बॉडी के अंदर, वो है समझने की चीज। जैसे एक्यूट टॉन्सिलाइटिस को आपने ट्रीट नहीं किया तो कितने मसले हुए, और क्रोनिक हो जाए तो अगर उसको ना निकाले तो फिर कितने मसले हो। इसी तरह जब ये क्विंसी हो और ये क्वेक्स के पास पहुंच जाए और ऐसे लोग जिनको पता ही ना हो कि क्विंसी है, या ऐसे ही भूख के अंदर एंटीबायोटिक देना शुरू कर दे, तो वो लोग फिर किस स्टेज पे जाएंगे। नंबर पहली खतरनाक, इससे जो बनेगी वो बनेगी पैराफरेंजियल एब्सिस। क्या बनेगी, पैराफरेंजियल एब्सिस, पैराफरेंजियल एब्सिस। और ये क्विंसी जो अलार्मिंग साइन पैदा करती है हमारे लिए, वो जब करेगी जब ये लैरिंक्स को अगर इसने इन्वॉल्व कर लिया तो लैरेंजियल एडिमा डेवलप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लैरेंजियल एडिमा।
और लैरिंजियल एडिमा डेवलप होते ही पेशेंट ऑन रिस्क चला जाएगा। अगर आपने उसको फौरन ना संभाला तो डेथ हो जाएगी ड्यू टू एस्फेक्सिया, चॉकिंग, गला बंद हो जाएगा। किस वजह से? लैरिंजियल एडिमा। इसलिए ऐसे पेशेंट को संभालने के लिए इमीडिएट आपको ट्रेकियास्टोमी करनी पड़ेगी। ये चीज देखने में आई है कि अगर किसी ने पॉइजन पी लिया, जैसे पॉइजन में सस्ता है आजकल जो है डाइफेनाइल, पैराफेनाइल डाइल हाइड्रामाइड, जो कहते हैं कि काला पत्थर, काला पत्थर बहुत जल्दी मेहंदी में यूज होता है, टाई में यूज होता है, और जो है बालों को रंगने वगैरह में इस्तेमाल होता है, शूज वगैरह के ऊपर भी कहीं इस्तेमाल होता है, तो मुख्तलिफ जगहों पे यूज होता है। देखने में ये वाइट होता है, बिल्कुल कागज में आप किसी पंसार से लेंगे तो वाइट है, थोड़ी देर में रखेंगे तो एयर की जब इसके ऊपर वो होती है तो फिर ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ब्लैक में। तो आसान यही है, 2-4 रुपए में मिल जाता है जिंदगी का चरामुल करने के लिए, ठीक है जी, जिंदगी को खत्म करने के लिए। हालांकि वो इतनी बड़ी बात नहीं होती कि एक अंडा ना मिलने पे जिंदगी खत्म कर ले, ठीक है जी, ये तो कोई बात ही नहीं। जब कोई माँ बाप की तरफ से कोई चीज कह दी गई उस पर अपनी जिंदगी खत्म कर ले, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। इसका मकसद माँ बाप बने ही नहीं फिर, तो भाई उनका इतना भी हक नहीं वो डांट दें या तंबी कर दें या कोई बात कर दें। आईफोन नहीं मिल रहा तो खुदकशी, गाड़ी नहीं मिल रही तो खुदकशी, जो छोटी बात है उसका एंड खुदकशी पे निकालेंगी तो मसले मसाइल तो नहीं होंगे। और इन लोगों को मैंने माफी मांगते देखा जो हमारे पास ये काला पत्थर पी के आते हैं। इट इज अ मल्टी फैक्टोरियल डिजीज दैट इफेक्ट whole GIT, throat, larynx, kidney, muscles. You cannot explain कि कैसे ये लोग होते हैं काबिल रैंपल से। बस इकड़ी दफा गलती थी हाने बस बेचारे, तो वो मसलो पैदा थींदो आहे। तो इन करे इसलिए ये चाहिए हमें कि इन चीजों को, गुस्से को एकदम स्पॉट ना लें। गुस्सा जब आता है तो अकल चली जाती है, और जब अकल आती है तो उस वक्त तक काम खराब होता है। तो इसलिए कहते हैं कि गुस्सा जो है, जो पी ले, सबसे बड़ा बहादुर वही है जो गुस्से को पी ले। तो बहादुर बने, बुज़दिल ना बने। खुदकशी करना बुज़दिली है, तो बहादुरी की तरफ जाएंगे आप। तो सेकेंड जो कॉम्प्लिकेशन पैदा होगी वो होगी लैरिंजियल एडिमा। थर्ड कॉम्प्लिकेशन क्या होगी कि अगर ये ब्रस्ट हो गई, फट गई इलाज से पहले, तो ये क्या करेगी? इन्फेक्शन करेगी, कहाँ चली जाएगी? नमूनिया करेगी, लंग सेप्सिस करेगी। नमूनिया कर देगी और लंग सेप्सिस डेवलप हो जाएगी, ठीक है, सेप्टिसीमिया हो जाएगा, थ्रोम्बोसिस या थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस जो है डेवलप हो सकता है यहाँ पर। ये सारी की सारी चीजें पैदा हो जाएंगी अगर आपने वक्त पर कोइंसी को ट्रीट नहीं किया, ठीक है ना। अब आइए मैनेजमेंट की तरफ कि मैनेजमेंट कैसे करनी है हमने इसकी। मैनेजमेंट आपको ही पता है कि अगर अभी पस नहीं बनी तो सिंपल ट्रीटमेंट है। क्या आपने ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दी, पेन किलर दी, पाम सेलाइन के गार्गल दिए, प्रिवेंट किया आपने खट्टी ठंडी चीजों से, वो रिकवरी हो जाएगी, 100% हो जाएगी। लेकिन अगर ये पस डेवलप हो गई यहाँ पर, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि पस का दुनिया में एक इलाज है, ड्रेनेज। पहले आप करेंगे इंसेशन और ड्रेनेज, देन यू अप्लाई द एंटीबायोटिक, then your patient is covered. Otherwise आप उसमें पस बनी हुई है, गड्ढे में भरी हुई है, आप धड़ एंटीबायोटिक दे रहे हैं, दूसरा कोई फायदा ही नहीं। तो बॉडी में जहां भी हो, ब्रेन में हो, लंग्स में हो, लीवर में हो, जहां भी हो, कि आपको वो ड्रेन करनी पड़ेगी पहले, थ्रू गाइड, थ्रू अपना जो है मॉनिटर, या डायरेक्ट है तो डायरेक्ट, जिस तरीके से उसको आपने इंसाइज करके और ड्रेन करके देन स्विच ओवर टू
एंटीबायोटिक्स, देन स्विच ओवर टू एंटीबायोटिक्स। तो ये आपको करना पड़ेगा लाजमी। इसी तरीके से कल के टॉपिक में पहले जो जुमा था उस पे रहा कि हमने सारी चीजें की थी, शायद एक चीज उसमें रह गई हो, वो था कि टॉन्सिल निकालने के आइडियल मेथड कौन से होते हैं, आइडियल मेथड्स कौन से होते हैं। तो आपकी बुक जो कहती है उसमें अब तक जो मेथड्स हैं जो चलते आ रहे हैं, वो पहला डाइसेक्टिंग मेथड। कौन सा है? डाइसेक्टिंग मेथड। अब आप आजकल जो देख रही है, जो पीजीज जितने हैं ओटी में, वो क्या कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ डायथर्मी से रिमूव कर रहे हैं। पहले जो है कोल्ड फ्रीज मेथड के जरिए, जब पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो निकालते थे, वो वायर इतनी ठंडी होती थी कि जैसे हम लगाते थे तो काटती हुई चली जाती थी। इसको कहते हैं कोल्ड फ्रीज मेथड। फिर आगे आ गया डिब्राइडर मेथड, कि एक ब्लेड बनाया उन्होंने, वो उसके साथ रखते और चक 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 वो उसको काटता हो जाता। फिर आ गया चॉपर मेथड, कि जो है पूरे के पूरे को चॉप करके जो है निकाला जाए। लेकिन ये सारे मेथड जितने भी हैं, लेजर मेथड, चॉपर मेथड और कार्बन डाइऑक्साइड मेथड, क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए इस्तेमाल करते हैं, कोई एग्जामिनर पूछ ले, कि दो खूबी है, ये कट भी करती है और कार्बोलेट भी करती है, तो हमें कार्बोलेट की हर वक्त जरूरत पड़ती है। तो ये सारे मेथड हैं जिनसे आप ट्रांसलेक्टोमी कर सकते हैं। और अभी भी सबसे बड़ा रिस्पेक्टेबल मेथड जो है वो डाइसेक्टिंग मेथड ही है, जिससे ट्रॉमा कम होता है, जिससे बर्न कम होता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि कितनी डिग्री का बर्न कैसे जो है जा रहा है। आप तो उसको पकड़ के और जो है फिर बाद में उसको जलाकर जो है छोड़ देते, तो कितना डीप टिश्यू बर्न हुआ इसकी आपको क्वालिटी का ही नहीं पता। तो डाइसेक्टिंग मेथड में पेशेंट इन चीजों से बच जाता है, कम इफेक्ट्स होता है। ओनली वी टच दैट पॉइंट्स which have bleed. Now according to related of this topic, now the key topic of your is here, that is adenoids. That is adenoids. आज इसी टॉपिक पे एंडिंग लेंगे, एडिनॉइड्स पे। Adenoids, other name of adenoids is a nasal tonsil. Other name is a nasal tonsil. Nasopharyngeal tonsil. Nasal tonsil. ठीक है? It is a disease of nasopharynx. It is a disease of nasopharynx. Other name is a adenoids, nasal tonsil, nasopharyngeal tonsil, ओके। और कहाँ होता है? नेजोफेरिंक्स में। किस जगह पे होता है? जंक्शन ऑफ द म्यूकोसा ऑफ द रूफ एंड पोस्टीरियर वॉल ऑफ द नेजोफेरिंक्स। पोस्टीरियर वॉल ऑफ द नेजोफेरिंक्स पे होता है, ठीक है जनाब। तो ये एक्चुअल डिजीज है नेजोफेरिंक्स की, और नेजोफेरिंक्स की इतनी अहम इम्पोर्टेंट है कि आप हैरान हो जाएंगी। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा इस्लामाबाद में डी चौक, ये इस तरफ भी रोड जा रहा है, इस तरफ भी रोड जा रहा है, इस तरफ भी रोड जा रहा है। आप यहां आकर बैठ गई, आपने इस तरफ को भी चौक कर दिया, ट्रैफिक को, इस ट्रैफिक को भी चौक कर दिया, इसको भी चौक कर दिया, कहां जाएगी ट्रैफिक? तो नेजोफेरिंक्स की इतनी अहम इम्पोर्टेंट है ईएनटी में कि ये डी चौक है ईएनटी का। क्या है? यहां से रास्ता कान को भी जा रहा है, यहां से रास्ता नाक को भी जा रहा है, और यहां से रास्ता थ्रोट को, हलक को भी जा रहा है। तो एक्चुअल नेजोफेरिंक्स इज अ डी चौक of ENT. D choke of ENT. That's why from nasopharynx, three things are very important. One by one we reach at that disease according to time.
The first disease is a name as a adenoids, and second disease is a name as a angiofibroma, and third disease is a name as a CA nasopharynx. We have only in nasopharynx covered three things or three disease, that is adenoids, angiofibroma and CA nasopharynx, because they have a close assembling to each other in sign and symptoms. That's why if you have a well done the one topic, you should not be confused the second and third one. So adenoids are present by birth. Adenoids are present birth, but after 14 to 15 year or 16 year, when we are going to puberty size, it itself regress, खत्म हो जाते हैं. तो ये हमारे आरजी दोस्त हैं, जैसे कि आप सब लोग यहाँ आरजी दोस्त हैं. कोई आप में से मुस्तकिल दोस्त नहीं, सबके ठिकाने बदल जाएंगे और एक दूसरे को छोड़ दो. यहाँ भी ऐसा ही है कि ये पैदा हुए हमारे साथ, लेकिन ये हमें खुद ही खुदा हाफिज बगैर हमारे कहे चले जाते हैं, रिग्रेस हो जाते हैं, खुद ब खुद रिग्रेस हो जाते हैं. तो अब आपको याद रहेगा कि टॉन्सिल में और एडिनाइड्स में पहला फर्क क्या आया. दूसरा फर्क, एडिनॉइड्स विदाउट कैप्सूल होता है और टॉन्सिल कैप्सूलर होता है. दो फर्क. तीसरा फर्क कि एडिनॉइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम होता है, जबकि टॉन्सिल स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम होता है. तीन फर्क. चौथा, टॉन्सिल जो है वो ओरोफेरिक्स में होता है और एडिनाइड्स नेसोफेरिक्स में होता है. पांचवा फर्क, टॉन्सिल्स 2 इन नंबर होते हैं और एडिनाइड्स सिंगल इन नंबर होते हैं. ठीक है, गड़बड़ तो नहीं करोगे इसको बताते हुए कि कौन किस में चला गया, कौन कहां शिफ्ट हुआ. तो इसको जब आप अपने माइंड में रखेंगे तो आपको चीजों को क्लियर करने में बड़ा मदद मिलेगी. ठीक है जनाब. अब ये आ गया एक पैरामीटर्स, ये कहां होता है, क्या बिहेव करता है. ये असल में बड़ों की तो डिजीज है ही. ये 3 साल से स्टार्ट होके 7, 8, 9 साल तक के बच्चों की डिजीज है. ठीक है, बंद हो गए. सजा दे इसको, देखना दोबारा बंद हुआ. तो ये है स्कूल गोइंग चिल्ड्रन डिजीज. स्कूल गोइंग चिल्ड्रन डिजीज है. तो आपको पता है कि बच्चों के अंदर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज्यादा होता है, इम्यूनिटी लेस डेवलप होती है. देखना बटन दबा के कौन सा फिर इसका दब गया जो बंद हो गया सेल. तो बच्चों में रानाइटिस बहुत कॉमन है, नाक बहती रहती है. रानाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, वायरस, ये सारी चीजें क्या काज करता है, एडिनॉइड को इफेक्ट करता है, एडिनॉइड को इन्फ्लेमेशन करा देता है. तो एडिनॉइड की इन्फ्लेमेशन को एडिनॉइडाइटिस कहते हैं. इन्फ्लेमेशन ऑफ द एडिनॉइड इज कॉल्ड एडिनॉइडाइटिस कहते हैं. ठीक है, अब आपको पता लग गया कि एडिनॉइडाइटिस किसको कहते हैं. तो ये हो गई इन्फ्लेमेशन. अब आप
कि सारी चीजें आपके पास सामने आ गई कि किन लोगों में होता है, कौन लोग कराते हैं, कौन से अवामिल कराते हैं, ये सारी बातें आपके सामने आ गई। अब जो असल कहानी है वो है कंप्लेन की। कंप्लेन भी इसके 3 तरफ ही आएंगे। एक कंप्लेन नहीं हो, ऐसे लोगों में ईयर की कंप्लेन, नोज की कंप्लेन और थ्रोट की कंप्लेन होगी। ऐसे पेशेंट मुंह खोल के सो रहे होंगे कि जनाब नाक से तो सांस आता ही नहीं बच्चे, मुंह बार बार खुलने से ये बाहर के जो 2 दांत है ये प्रोमिनेंट हो जाएंगे, अर्च हाई हो जाएगी, ड्राइनेस ऑफ द माउथ होगा, ये लिप्स जो है यहाँ वाले मोटे हो जाएंगे, लोअर लिप्स, और जो है ये चीजें, ठीक है जी। और ये बच्चे की नाक की सिक्रीशन बाहर की तरफ आ रही होगी, अंदर तो जा ही नहीं रही होगी, क्योंकि एडिनाइड ने पीछे ब्लॉक किया हुआ, एडिनाइड ने ब्लॉक किया हुआ। तो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन इनके अंदर हमें मिलेगी, नेजल डिस्चार्ज मिलेगा। समटाइम जो है पिस्टेक्सिस की हिस्ट्री के साथ ये बच्चे हमारे पास रिपोर्ट होंगे। राइनोला कलाजा, इनकी नेजल टोन होगी नहीं, मैं इकबाल हूँ, मैं इकबाल हूँ, मतलब आप नाक बंद करके अपना नाम ले तो नेजल टोन तो चली गई ना आपकी, आप कैसी लगेंगी हैं? सारी ड्यूटी धरी रह जाएगी अगर टोन खराब हो जाए। आदमी बोले पता नहीं क्या हो गया भाई इसको, बस चलते हैं भाई, ठीक है। तो आप हर चीज देखें कुदरत की, अगर आवाज उसकी वीडियो सही है तो ऑडियो खराब है तब भी बात बिगड़ गई, और वीडियो सही है ऑडियो भी तो फिर भी बात मसला। एक आदमी को होती है कि ऑडियो इतनी अच्छी होती है कि बोला मिलने का दिल करता है, चलो मिले पता नहीं कौन है, और जब देखे तो मेरा जैसा आगे मिल जाए तो फिर वो कह मसला हो गया, खराब हो गया, बड़ा मसला। तो देखिए ना, नेचर का हो कोई बस वही नहीं ना, किसी को क्या दे दिया, किसी को क्या दे दिया, किसी को क्या दे दिया, बस जो दे दिया बस शुक्र करें कि भाई मिल गया, चलो ठीक है, फिर तो काम बन जाएगा। ना शुक्री करोगे तो उसका क्या बिगड़ेगा, अपना ही कुछ बिगाड़ लेंगे। तो यहाँ पर होगी कंप्लेन 3, रास्ते हो गए चौक। थ्रोट की कंप्लेन है, सूख गया जी, खाया नहीं जाता बच्चे से, सुस्त पड़ा रहता है, इनको क्या कहते हैं, एडिनॉइड फेसिस। ऐसे डल फेस हो जाएंगे उनके, बिल्कुल चेहरे पर रौनक ही नहीं रहेगी, एक्टिव फेस ही नहीं होंगे, वो ऐसे डल अपने बस चुप जिस तरह होता है बैठे होंगे ना, उनका कोई मसला मसाइल का जो है यही चीजें रह जाएंगी, भाई ये हो गया। तो डल फेसिस कहते हैं, इसको कहते हैं एडिनाइड फेसिस, दूसरे लफ्जों में ये हम मिलेगा, ठीक है जनाब। तो हमें नोज ऑब्स्ट्रक्शन मिली, कान की साइड आ जाए आप, तो कान में क्या करते हैं, एडिनाइड्स क्या है, जो नेसोफेरेंजियल ट्यूब एंड है उसको ब्लॉकेज करेगी, तो क्या डेवलप हो जाएगा, कंडक्टिव टाइप ऑफ डेफनेस। और दूसरी जो डिजीज डेवलप होगी वो क्या होगी, ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन, क्योंकि जब यूस्टेशन ट्यूब बंद हो जाएगी तो फ्लूइड जमा होगा, और वो फ्लूइड जो है पायोजेनिक भी होता है, नॉन पायोजेनिक भी होता है, तो दोनों डिजीज डेवलप हो सकती है, ओटाइटिस मीडिया भी डेवलप हो सकता है, और ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन, और कंडक्टिव टाइप ऑफ डेफनेस की हिस्ट्री करेगी। बच्चे की मिस तो कहती है कि इसको सुनता ही नहीं है, इसको टेस्ट कराओ, इसको आवाज नहीं है, ये पीछे बैठता है, इसको आवाज नहीं आती। इस तरह की कंप्लेन लेके मदर्स आएंगी बच्चे की, और आपको ये सारे कंप्लेन मिलेंगे। फिर और जनरलाइज क्या होगा इन लोगों के अंदर, कि इनके अंदर, बच्चों के अंदर जो है नाइट टेरर्स होंगे, चीख मार के उड़ जाएंगे, ख्वाब आएंगे इनको, और बेड होगा, बार बार बिस्तर पे पेशाब लगेगा, थप्पड़ खाने के बाद भी ये पेशाब करता रहेगा बिस्तर। बच्चा हिस्ट्री होती है, बच्चा जी इतना है जी, लोग इसको पेशाब कराते हैं, फिर ये पेशाब कर देता है बिस्तर के ऊपर पेशाब कर देता है। तो उसने बोला भाई ये तो बड़ी वो कहानी होगी पेशाब करते। तो जब मैंने इसको देखा, सर्च किया कि भाई क्यों ऐसे लोग जो है वो करते हैं, तो बुक ने और कुछ भी नहीं लिखा, एक ही लिखा कि इन लोगों में हाइपोक्सिया डेवलप होता है। क्या होता है, हाइपोक्सिया। जब ब्लड की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है तो वहाँ इस्कीमिया पैदा होता है। तो ये चीज जो है इनको नाइट टेरर्स कराती है और वेट कराती है।
लेकिन फिर आ जाए एक मजाक के रूप में जो कि इसमें डेवलप होता है। तो इसी तरह एक बच्चे की कंप्लेन हद से ज्यादा बढ़ गई, कंप्लेन हद से ज्यादा बढ़ गई कि मदर परेशान, यही होता है। तो आखिर डॉक्टर साहब ने से पूछा कि भाई तू जो है आखिर बिस्तरे पे क्यों पेशाब करता है, क्या मसला है तेरा? कह रहे सर कोई मसला नहीं है, जब मैं सो जाता हूँ तो मेरे ख्वाब में शैतान आ जाता है। कहने लगे चले घूमने, मैंने कहा चलो घूमने। जब हम घूमने जाते हैं तो एक ग्राउंड में इतने सारे पैसे ही पैसे होते हैं, पैसे ही पैसे पड़े होते हैं। तो कहने लगा फिर वो कहता है कि जितने तुझसे उठाए जा रहे उठा ले। मैं उठा लेता हूँ। फिर जब मैं वो बांध लेता हूँ तो मैंने कहा अब इसको मेरे सर पे उठा। तो कह रहे तुझे पेशाब तो नहीं आया? अगर पेशाब विशाब आया तो कर। जब मैं करता हूँ तो सर वो बिस्तर पे होता है। तो जो है उसने कहा कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको। तो उसने कहा कि भाई तो उसको इनकार करना कि भाई मैं जो है कुछ भी हो जाए ना भाई, अब मैं घर ही जाके पेशाब करूंगा। तो इतना तो कर सकता है ना तू, इतना कर सकता है तो तू जो है ये उठा ले। तो उसने कहा कि ठीक है। अगले दिन जो है माँ बाप जो है कहने लगे कि डॉक्टर साहब पहले तो पेशाब करता था, अब तो इसकी पोटी भी निकल गई। तो कहने लगे वो कैसे? तो बच्चे ने फिर बताया कि मैंने जिद की और जब उसने मेरे ऊपर पैसे रखे तो पेशाब के साथ मेरी पोटी भी निकल गई। तो मसले मसाइल का हल बाज़ औक़ात हम उल्टा ढूंढ रहे होते हैं, हालांकि सही हल जो है वो दूसरा होता है। इसी तरह इस बात को समझाने का मकसद यहाँ हमारी तालीमी कैरियर पे है कि हम चीज़ों का बहुत सारा हल उल्टा ढूंढ रहे होते हैं, हालांकि वो बहुत सीधा होता है। तो यही एक छोटी सी चीज बच्चों में कितनी चीजें पैदा कर रही है ये आपके सामने है। इसीलिए इसको भी मल्टी फैक्टोरियल डिजीज के अंदर लेके आएंगे आप कि ये कान भी इफेक्ट करता है, नाक भी इफेक्ट करता है, थ्रोट भी इफेक्ट करता है, लाइफ न सिर्फ अपनी बल्कि घर वालों की भी मुतासिर करता है और माशरे से कटता है और जो है नेजल टोन चली जाती है और ये हाइपोक्सिया डेवलप होके एडिनाइट लाइक फेस होते हैं, ये खराटे लेते हैं, स्नोरिंग करते हैं। ये सारे की सारी चीजें हमने इस डी चोक के अंदर एडिनाइट में बंद की, एडिनाइट। तो ये सारे कंप्लेन होंगे इस छोटी सी डिजीज। ठीक है जनाब। अब इसके दो टूल हैं डायग्नोज करने के। एक टूल तो आपके सामने आ गया, इतने सारे फैक्टर एक डिजीज तो करेगी। ठीक है जनाब। अब तीन सिस्टम अगर चौक हो रहे हो और उम्र इतनी है 10 साल 11 साल 9 साल तो आपको फौरन जाएंगी एडिनाइट्स की तरफ। ठीक है। टूल हमारे पास क्या है? एक टूल है एक्सरे का, एक्सरे लेटरल व्यू सॉफ्ट पैलेट नेजोफेरिंक्स का जो है एक्सरे कराएंगे, लेटरल व्यू, एक्सरे लेटरल व्यू ऑफ नेजोफेरिंक्स। ठीक है जनाब। इसके अंदर जो है हमें ये एडिनॉइड्स ऐसे हमें नजर आएंगे, हेजी बल्ज की तरह ऐसा। ठीक है जनाब, ऐसा नजर आएगा। दूसरा टूल जो अभी बहुत अच्छा आ गया उसको कहते हैं नेजो एंडोस्कोप, नेजो एंडोस्कोप, नेजो एंडोस्कोप। ये दो टूल है जिससे हम इसको करते हैं। तीसरा टूल होता है कि अंडर जीए जब आप पेशेंट को देखें तो आप डिजिटल एग्जामिनेशन से नेजोफेरिंक्स में करेंगे तो आपको सॉफ्टनेस किस्म की बैग लाइक फीलिंग महसूस होगी, बैग लाइक सॉफ्ट फीलिंग महसूस होगी जब ये हाइपरट्रोफाइड होंगे, बड़े होंगे, इनलार्ज होंगे। अदरवाइज तो ये सेप्टम पैदा ही नहीं होते या ऐसे ही खुद खत्म हो जाते हैं। लेकिन सेप्टम जब पैदा होंगे जब ये हाइपरट्रॉफी होगा और रास्तों को चौक करेगा जब होंगे ना कंप्लेन, वैसे तो कंप्लेन नहीं होंगे। ठीक है जनाब। तो ये हमारी लाइन होगी इन्वेस्टिगेशन की यहाँ पे। तो आपने टूल जो है अगर रिसेंट टूल पूछे तो नेजो एंडोस्कोप को, अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन आपको तो सॉफ्ट जो है एक्सरे नेजोफेरिंक्स जो है लेटरल व्यू को जो है आप टिक करेंगे। ठीक है जनाब। अब है इसकी मैनेजमेंट कि कैसे आप मैनेजमेंट करेंगे। इसकी मैनेजमेंट तो ये है कि अगर बहुत अर्ली स्टेज है तो आप इसका एंटीबायोटिक देंगी, नेजल डी कंजेस्टेड ड्रॉप डालेंगे अंदर ताकि कंजेशन को ख़त्म करें, और जो है अगर पेन है तो पेन किलर ड्रग देंगी और प्रिवेंट कर देंगी कोल्ड थिंग से, सोर थिंग से और दूसरी चीज़ों से। तो अक्यूट स्टेज तो सबसाइड हो जाएगा। लेकिन अगर ये क्रॉनिक हो गया
और हाइपरट्रॉफी होके प्रॉब्लम पैदा कर रहा है, तो अब आप जाएंगे किसकी तरफ? सर्जरी की तरफ। सर्जरी की तरफ। सर्जरी में इसका एक मखसूस इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है एडिनॉइड क्यूरेट। क्या नाम है? एडिनॉइड क्यूरेट। और इससे जो ऑपरेशन करेंगे उस ऑपरेशन का नाम होगा एडिनॉइडेक्टोमी। इस ऑपरेशन का नाम होगा एडिनॉइडेक्टोमी। अगर टॉन्सिल और एडिनॉइड्स मौजूद हैं और आप सर्जरी करेंगी तो पहले एडिनॉइड्स निकालेंगी। एडिनॉइड्स निकालने के लिए आपको नोज से ट्यूब पास नहीं करानी होगी, बल्कि थ्रोट से ट्यूब पास कराएंगी। आपने देखा होगा कि टॉन्सिल निकालते हुए नोज से ट्यूब डाल रहे हैं ताकि थ्रोट का व्यू आपको क्लियर मिले, लेकिन अगर ट्यूब आप नोज से डालेंगे तो आप कहां से क्यूरेट करेंगी? वो तो करेंगे ही नहीं। तो इसलिए जब एडिनॉइड्स आपको प्लान करना होगा तो ट्यूब आप ओरली डलवाएंगे और नेसोफेरिंक्स आपको फ्री मिलेगा, और इंस्ट्रूमेंट वही होगा बाविल डेविस माउथ गेज। और पोजीशन दोनों में, टॉन्सिल में और एडिनॉइड्स में रोज पोजीशन होगी, बार्किंग डॉग। नेक एक्सटेंड होगी, नेक एक्सटेंड होगी। इसको रोज पोजीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रोज पोजीशन। सुपाइन लेटा होगा पेशेंट, नेक एक्सटेंड होगी, ठीक है, और पाइलो शोल्डर के नीचे लगा होगा ताकि मोर हमें प्रोमिनेंट एरिया अपना मिल जाए। तो ये पोजीशन होती है इसकी, ठीक है। और एडिनॉइड जो है इसका ऑपरेशन होता है, तो पहले आप एडिनॉइड निकालेंगे, उसके बाद टॉन्सिल निकालेंगे। एक वर्ड्स होता है हॉट टॉन्सिलेक्टोमी। क्या होता है? हॉट। हॉट, गर्मा गर्म। हॉट, हार्ट नहीं, दिल वाला नहीं भाई, गर्म, हॉट। हॉट, हॉट टॉन्सिलेक्टोमी पूछ लेते हैं। हॉट टॉन्सिलेक्टोमी क्या है बेटा? ठीक है। इसमें याद आ गया कि एक स्पीच डेवलप होती है, वो कहते हैं हॉट पोटैटो स्पीच। क्विंसी इसमें डेवलप होती है, क्विंसी में हॉट पोटैटो स्पीच। वो पहले भी आपसे मजाक में बताया गया, क्या आपने खड़ी थी और पकोड़े अभी उतरे और सामने से रेहाना भी आ गई, तो आपने वो मुंह में डाल लिया। आप ना नीचे कर सके ना बाहर निकाल सके। उस वक्त अगर आप बोलने की कोशिश करेंगी तो फिर कैसी आवाज आएगी? कैसी आवाज आएगी? सारा सोचे ना, बस सोच लेना आज कि कैसी आवाज आएगी। इसको कहते हैं हॉट पोटैटो स्पीच। हॉट पोटैटो स्पीच डेवलप होती है। ये क्विंसी की ये भी साइन है। तो यहाँ हॉट टॉन्सिलेक्टोमी से मुराद ये है कि सर्जन सिंगल सेटिंग में क्विंसी भी ठीक करे और टॉन्सिलेक्टोमी भी करे, तो उसको क्या कहते हैं? हॉट टॉन्सिलेक्टोमी। कहीं कंफ्यूज हो जाए जी, बात सामने बताया नहीं, इसमें तो पेट नहीं पूछा। हॉट टॉन्सिलेक्टोमी क्या होता है, कोल्ड टॉन्सिलेक्टोमी क्या होता है? ठीक है भाई, कोल्ड तो आपको पता है, ये सारी कोल्ड ही हो रही है ना, हॉट तो हो ही नहीं रही। तो हार्ट की ये निशानी और कोल्ड की वही जो रवाजी, आपको उसको कोल्ड भी आप कह लें भाई, आराम से भाई ठंडा करके जो खाया जा रहा है, आराम से उसको लिस्ट पे ला रहे हैं। हॉट इमरजेंसी हो कि उसको रिलीफ देना है, काम करना है। तो सिंगल सेटिंग में अगर आप क्विंसी भी ट्रीट कर रहे हैं और टॉन्सिल निकाल रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं? हॉट टॉन्सिलेक्टोमी। तो पोजीशन आपके सामने आ गई, चीजें आपके सामने आ गई, सारी बातें जो है यहाँ पर आपके सामने हमने क्लोज की। अब है इसकी कॉम्प्लिकेशन, ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। क्या होगी? ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। बिल्कुल सही फरमाया कि जब आप एडिनॉइड निकाल देंगी तो इसके नीचे नेसोफेरिंक्स में पैक घुसे डाल देंगी, 2-3 जितने आते हैं। अब आप ट्रांसलेक्टोमी करेंगी। ट्रांसलेक्टोमी में आपको आधा से पौना घंटा लग ही जाता है, अगर ब्लीडिंग ना हो तो। ब्लीडिंग हो तो देखा है आपने, 2-2 घंटे बैठे थे जवाब, तो उस दौरान जो है ये ब्लीडिंग बंद हो जाती। तो इसकी भी सेम ही है, प्राइमरी, रिएक्शनरी, सेकेंडरी। इसके अलावा क्या था? इंजरी टू पैलेट। पैलेट को इंजरी करेंगी तो क्या होगा कि पैलेट को इंजरी करेंगे तो इंजरी फाइब्रोसिस कराएगी, और फाइब्रोसिस कराएगी तो अगर प्लेट कम खुली तो मूवमेंट कम हुई, तो ऐसे लोग जब पानी पिएंगे तो नाक से आएगा,
नाक से आएगा। इसी तरह अगर फेरेंजियल डिप्थेरिया हो जाए और इसी तरीके जो है सॉफ्ट पैलेट की पैरालिसिस हो जाए तो आपको हिस्ट्री मिलेगी कि ये ना पानी पीता नाक से आ जाता है। सब म्यूकस फाइब्रोसिस में ऐसे केस मिलेंगे आपको जो छालिया सुपारी खाते हैं, आगे आएगा टॉपिक, कि वो भी पानी पीते तो नाक से आ जाता है। कान की तरफ कोई चीज चली जाती है नेसोफेरिंक्स ट्यूब से, क्योंकि वो मूवमेंट तो खत्म हो जाती है फाइब्रोसिस की वजह से। फाइब्रोसिस की वजह से मूवमेंट जो है खत्म हो जाती है। तो इसीलिए जो है इन लोगों के लिए जो है इन चीज़ों को याद रखना आपका ज़रूरी है कि भाई ये मसले मसाइल को हल के लिए हमने क्या करना है, ठीक है। तो इन लोगों को आपने देखना है कि जब आप ये सारा का सारा प्रोसेस क्या होता है, ब्लाइंड प्रोसीजर होता है। आप देख ही नहीं रही, आपको पता ही नहीं है। आपने पीछे लाए एक झरक दिया, बीच में लाए एक झरक दिया, इधर 2-3 टाइम रिपीट करना है इस प्रोसेस को, और उंगली से आप फील कर सकती है कोई टुकड़ा बाकी है तो उस तरफ आप करें। ये सारा ब्लाइंड है, या विद द हेल्प ऑफ जैसे आजकल रिसेंट टेक्नोलॉजी हुई है तो नेजो जो एंडोस्कोप है उसकी मदद से आप मदद देके निकाल सकती हैं, उसकी मदद से आप निकाल सकती हैं। तो ये ब्लाइंड प्रोसीजर है। इसके इंस्ट्रूमेंट को एडिनाइट क्यूरेट कहते हैं। दिखाया किसी ने आप लोगों को एडिनाइट क्यूरेट? नो। तो वो देखे एडिनाइट क्यूरेट, और कभी लगा तो इंशाल्लाह, आज तक ये पीजीओ ने भी नहीं, लेकिन मैं तकरीबन कोई 20 के करीब मैंने किए हुए एडिनाइट्स, तो कभी लगा तो इंशाल्लाह कोई ग्रुप होगा तो ज़रूर दिखाएंगे आपको कि कैसे जो है एडिनाइट्स निकालते हैं। तो यहाँ लेंगे एक ब्रेक, और नेक्स्ट टाइम जो है हम जाएंगे एंजियोफाइब्रोमा और जो है सीए नेसोफेरिंक्स, इसलिए कि ये डी चौक की डिजीज होंगी तो वो भी तीनों सिस्टम को चौक करेंगी, तो कुछ कंप्लेन अलग होंगे, कुछ सेम ही होंगे, तो वो फिर हम डिस्कस करेंगे तो ताकि आसानी से बात समझ में आए।